नमस्कार प्यारे साथियों। जय हिंद सभी को। और आप सभी का मैं अपने एग्जाम्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि हमारा जीएस स्पेशल बैच चल रहा है, जिसकी आज 4th क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने सबसे पहले जो टॉपिक कवर किए हैं वो इतिहास के विभाजन को लेकर और इतिहास के स्रोत को लेकर कवर किए हैं। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। क्लियर। वैदिक सभ्यता में हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है और वैदिक सभ्यता का विस्तार भारत में कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी कि भारत में वो कहां तक उसका विस्तार हुआ है। क्लियर। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स जानेंगे और एग्जाम्स की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर। जैसे कि आज का हमारा मेनली जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। देखो, जब हमने इतिहास का विभाजन किया था या इतिहासकारों ने जब इतिहास का विभाजन किया तो संपूर्ण इतिहास को दो भागों में बांटा। पहला विश्व इतिहास और दूसरा भारतीय इतिहास। क्लियर। और हम सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं वो है भारतीय इतिहास। क्लियर। और सबसे पहले भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। इन तीनों में से भी हम सबसे पहले किसे कवर कर रहे हैं? प्राचीन भारत, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री। ठीक है। क्लियर। उसके बाद एंसेंट हिस्ट्री को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर। अब देखो, इन तीनों में से हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अपना प्रागैतिहासिक काल। क्लियर। अब सेकंड हमारा पॉइंट है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो जो आज हमारा मेनली टॉपिक होने वाला है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल को ही इतिहासकारों ने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। क्लियर। तो जो आज का हमारा मेनली टॉपिक है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब देखो, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। और हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक है। यानी कि इन दोनों टॉपिक्स में से हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले एक पॉइंट आता है समय अवधि। ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि क्या होगी या क्या होने वाली है। क्लियर। देखो, एसएससी इससे कई बार क्वेश्चन मालूम करती है और एसएससी और एग्जाम्स की दृष्टि से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसका कालक्रम। कालक्रम या समय अवधि। ठीक है। तो इसकी जो समय अवधि मानी गई है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। क्लियर। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्लियर। यानी कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्लियर। अब देखो, जब विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता इंडस वैली है तो फिर कोई ना कोई ग्रामीण सभ्यता भी जरूर होगी, क्योंकि एक ग्रामीणीय स्तर से निकलने के बाद ही नगरीय स्तर में प्रवेश किया जा सकता है। क्लियर। तो अब नगरीय सभ्यता कौन सी हो गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ग्रामीणीय सभ्यता कौन सी होगी? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। या
आईवीसी, देखो आईवीसी शॉर्ट फॉर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है आईवीसी। अगर मैं कहीं आईवीसी लिखता हूं तो उसका मतलब होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म के लिए इसका यूज करता हूं। तो आईवीसी विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्लियर, अब देखो ग्रामीणीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है, यानी विश्व की, तीसरा पॉइंट है विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता माना जाता है। ठीक है, देखो विश्व की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर एग्जामिनर आपसे मालूम कर ले कि विश्व की प्रथम ग्रामीणीय सभ्यता कौन सी है, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर, और अगर आपसे मालूम कर ले कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, चले देखो 2 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता और प्रथम ग्रामीणीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता आईवीसी, ठीक है, और ग्रामीणीय सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर, यानी कि अगर देखो एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन मालूम कर ले, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो नगरीय सभ्यता कहा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और ग्रामीणीय सभ्यता जो कहा जाता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो व्यक्ति थे, जो मानव थे, वो एक ग्रामीणीय परिवार में रहा करते थे। जैसे कि एक गांव होता है, जैसे कि एक हमारा गांव, जैसे कि गांव का मसला ऐसा होता है कि गांव में कुछ ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होते जो कि नगर में वे साधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि नगर से कम विकसित जो होता है वो ग्रामीण होता है। ठीक है, और जो नगर होता है वो ग्रामीण से उच्च विकसित होता है, इसलिए उसे नगरीय सभ्यता यानी कि नगरीय कैटेगरी में रखा जाता है, और ग्रामीण को ग्रामीणीय कैटेगरी में इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन मालूम करता है एग्जामिनर कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो यह एक नगरीय सभ्यता है। क्लियर, क्वेश्चन आ गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो यह एक ग्रामीणीय सभ्यता है। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हुए होंगे। तो अब मैं तीसरे पॉइंट पर बात करता हूं। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं वो भारत में पाए गए हैं। यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई है, इसका सर्वेक्षण हुआ, तो सबसे ज्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो भारत में पाए गए हैं, और भारत के यानी कि 350 स्थल पाए गए, और उन 350 स्थलों में से सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक जो स्थल पाए गए वो भारत के गुजरात राज्य में पाए गए। ठीक है, क्लियर। अब यहां लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईवीसी के 350 स्थल भारत में पाए गए। ठीक है, भारत में पाए गए, जिनमें से सर्वाधिक गुजरात राज्य में मिले। ठीक है, यानी कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्वाधिक स्थल कहां पाए गए, तो वे गुजरात में पाए गए हैं। क्लियर, अब हमारे ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर नाम, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता को एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं मुद्दों पर यानी कि इन्हीं पॉइंटों पर हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है या कांस्य युगीन सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अन्य नाम, सबसे पहला नाम होगा इसका हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? सेकंड नंबर पर नाम होगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और नंबर 3 होगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता के नाम से यह सभ्यता क्यों प्रचलित है। देखो, जब सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का सर्वेक्षण हुआ या इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और उसके जो साक्ष्य मिले, तो सबसे पहले जो उस खोज में एक शहर मिला, ठीक है, पूरा का पूरा एक शहर मिला और उस शहर का नाम था हड़प्पा। क्लियर? यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करते समय जो सबसे पहले और सबसे पुराना शहर पाया गया उसका नाम था हड़प्पा, जिसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर? इसमें आता है, पहले पॉइंट में आएगा कि प्रथम खोजा गया शहर। क्लियर? जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर? अब बात करते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता की, ठीक है, कि इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा। देखो, आदि ऐतिहासिक काल में सर्वाधिक कांसे का उपयोग हुआ, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधुवासी जो थे वो सर्वाधिक कांस्य युगीन धातुओं का उपयोग करते थे और कांसे से बनी ही औजारों का और बहुत सी वस्तुएं कांसे से जो निर्मित थी उनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि यहां से ये पॉइंट निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे उन्होंने सर्वाधिक कांसे का उपयोग किया, जिस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, क्लियर? सर्वाधिक कांसे का यूज। अब देखो, कांसे से मैंने एक पॉइंट बताया था, वो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में क्लियर किया था कि कांसा कैसी धातु है। ठीक है, कांसा जो है वो कैसी धातु है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताओ कि कांसा जो है वो कैसी धातु है। ठीक है, और एक धातु और थी तांबा। ठीक है, ये दो धातु थी, एक थी तांबा और एक थी कांसा। ठीक है, अब आपको दोनों बताने हैं कि कांसा कैसी धातु है और तांबा कैसी धातु है। ठीक है, देखो, जो तांबा है वो धातु का शुद्ध रूप माना जाता है। क्लियर? तांबा और कांसा में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो जो तांबा है वो धातु का शुद्धतम रूप माना जाता है और जो कांसा है वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, जो तांबा और टिन के निर्माण से बनती है। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि तांबा और कांसा में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्वाधिक स्थल जो पाए गए हैं वो सिंधु नदी तट पर पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी तट पर पाए जाने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन इसमें यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। क्लियर? अब जो हड़प्पा शहर था वो किस नदी किनारे
पाया गया था और इसकी खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई। ठीक है, ये सारी बातें हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली जान लेते हैं कि जो हड़प्पा शहर था, ठीक है, हड़प्पा शहर की जो खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। क्लियर। उसके बाद किस नदी किनारे हुई थी? रावी नदी किनारे। क्लियर। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और किस नदी किनारे की गई? तो रावी नदी के तट पर की गई। क्लियर। अब हम जो बात करते हैं, आई होप कि आप सभी को तीनों पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम खोजा गया शहर। क्लियर। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक कांसे का यूज हुआ। ठीक है। उसके बाद कांसा कैसी धातु है? कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा होने वाला है विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखो, विस्तार में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत में कहां तक फैली हुई थी। ठीक है, और कहां तक उसका विकास हुआ। जैसे कि उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैली हुई, या और जैसे दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक। ठीक है, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर। विस्तार। क्लियर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां तक फैली हुई थी, तो इसके लिए हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहां लिखते हैं उत्तर और यहां लिखते हैं दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर। अब देखो, उत्तर में यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर में कहां तक फैली हुई थी? क्लियर। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक नदी पड़ती है चिनाब। ठीक है, और इस चिनाब नदी के तट पर एक शहर पड़ता है मांडा। ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय उत्तर में जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के पास स्थित मांडा शहर तक फैली हुई थी। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं दक्षिण में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दक्षिण में कहां तक फैली हुई थी? ठीक है, महाराष्ट्र के दैमाबाद। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली हुई थी। और महाराष्ट्र में एक नदी है, यानी कि प्रवरा नदी। ठीक है, और जो प्रवरा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? आप सब कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो दक्षिण में यह महाराष्ट्र दैमाबाद तक फैली हुई थी, जो प्रवरा नदी नदी तक। क्लियर। अब जो प्रवरा नदी है, यह है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और प्रवरा नदी के तट तक फैली हुई थी। और प्रवरा नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। क्लियर। अब हम चलते हैं पूर्व में, यानी कि देखो, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक और दक्षिण में महाराष्ट्र तक। क्लियर। अब यहां से पता क्या क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आते हैं इनकी नदियों को लेकर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर में किस नदी किनारे स्थित थी और दक्षिण में किस नदी किनारे स्थित थी। ठीक है, कभी कभी इनके मिलान करने को भी आ जाते हैं कि उत्तर में चिनाब नदी तक और दक्षिण में प्रवरा नदी तक। क्लियर। उसके बाद पूर्व में कहां तक फैली हुई थी? ठीक है, तो पूर्व में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है, एक शहर पड़ता है आलमगीरपुर। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शहर पड़ता है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली हुई थी, और पूर्व में उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? हिंडन नदी किनारे। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी। तो यह पश्चिम में पाकिस्तान के सुतकांगे डोर तक फैली हुई थी, जो दाश्क नदी किनारे स्थित है। क्लियर, यानी कि पश्चिम में दाश्क नदी, और पूर्व में हिंडन नदी, और दक्षिण में प्रवरा नदी, और उत्तर में चिनाब नदी तक फैली हुई थी। ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि उत्तर में कहां तक फैला हुआ था? तो वो जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी के तट पर स्थित एक शहर है मांडा, जो वहां तक फैला हुआ था। और दक्षिण में महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है देमाबाद, जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व में, यानी कि पूर्व के उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शहर पड़ता है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार माना जाता है। क्लियर, उसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है सुतकांगे डोर, जो दाश्क नदी किनारे स्थित है। ठीक है, जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार माना जाता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिक नॉलेज पर, यानी कि बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी। जैसे कि सिंधुवासी जो थे वो मुद्रा बनाने में किसका उपयोग करते थे, या सिंधुवासियों की क्या भाषा थी और क्या लिपि थी, इन्होंने किन किन भाषाओं और किन किन लिपियों का विकास किया, और यह है या इनका काम क्या था, और यह किस चीज पर ज्यादा गौर करते थे, जैसे कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। ठीक है, ये सारी बात हम करते हैं इसकी सामान्य जानकारी के टॉपिक में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सामान्य जानकारी। क्लियर, सामान्य जानकारी। बेसिक नॉलेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर, ठीक है, तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले ही एक पॉइंट आता है कि यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्लियर, और इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका आकार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, या इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा बताया। क्लियर, तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार बताया गया है। क्लियर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का आधार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था, यानी ये किस पर निर्भर करते थे। ठीक है, तो सिंधुवासी के कुछ व्यक्ति कृषि और कुछ व्यक्ति व्यापार करते थे, यानी कि पूर्ण रूप से यह एक चीज पर स्थिर नहीं थे, जिस कारण अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कृषि एवं व्यापार माना गया है। क्लियर, कृषि एवं व्यापार। क्लियर, यानी सिंधु वासियों का जो अर्थव्यवस्था का आधार था, आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि वो कृषि एवं व्यापार था। क्लियर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं इनकी लिपि, लिपि और भाषा। ठीक है, यानी सिंधु वासियों ने किस लिपि का विकास किया और किस भाषा का विकास किया। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रागैतिहासिक काल से आते आते
मानव जब आदि ऐतिहासिक काल में एंटर किया तो उन्होंने अपनी एक भाषा और लिपि का निर्माण किया था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी न तो भाषा जानी और न ही अपनी लिपि का विकास किया, जिस कारण उसके हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल का जो मानव था उसने अपनी भाषा और लिपि का निर्माण किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी भाषा और लिपि को हम आज तक समझ नहीं पाए। ठीक है। जिस कारण आधे ऐतिहासिक काल के जो लिखित साक्ष्य हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम इनको अभी तक पढ़ नहीं पाए। क्लियर। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो लिपि और भाषा को लेकर, तो सिंधु वासियों ने जो सबसे पहले अपनी लिपि और भाषा का विकास किया उसका नाम है भावात्मक और चित्रात्मक। ठीक है। भावात्मक और चित्रात्मक, जिसको पिक्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। पिक्टोग्राफी, भावात्मक और चित्रात्मक इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा और लिपि हुआ करती थी। जैसे कि अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति से बात करनी है तो वह चित्र बनाकर उसे उपयोग करते थे। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ चित्र दिखाता हूं और फिर आप उस चित्र को देखकर समझ जाते हैं कि ये मुझसे क्या कह रहा है या ये मुझसे क्या मांग रहा है। तो उस समय के जो व्यक्ति थे वो उनकी जो भाषा थी वो चित्रों पर आधारित थी और भावात्मक भाषा मानी जाती है, जिसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा और लिपि है उसे इंग्लिश में या उसे क्या कहा जाता है। रीजनिंग के बतौर पर आ जाता है कि पिक्टोग्राफी, यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो पिक्टोग्राफी रहेगा। या चित्रात्मक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या भावात्मक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है। पिक्टोग्राफी। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे उनकी माप तोल क्या थी या माप तोल कितने के गुणज में मानी जाती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे उनकी माप तोल 16 के गुणज में थी। क्लियर। उस यानी कि जो सिंधुवासी थे उनकी जो माप तोल थी वो 16 के गुणज में मानी जाती है। क्लियर। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि सिंधुवासी किसकी पूजा किया करते थे। ठीक है। पूजा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस चीज में बिलीव करते थे, धार्मिक आस्था रखते थे या कर्म पूजा पर विश्वास करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे वह पुनर्जन्म में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है। और जो ये पूजा करते थे वो मार्त देवी प्लस उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे या किस देवी की पूजा करते हैं तो यह मार्त देवी की पूजा करते हैं। ठीक है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है पवित्र पशु, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे वो ज्यादा किस पशु को वरीयता देते थे या किस पशु को वह पवित्र मानते थे। ठीक है। तो उस समय एक पशु हुआ करता था जिसका नाम था कुबड़ वाला बैल। ठीक है। जिसको आज के समय में नांदिया बैल बोलते थे, लेकिन वर्तमान में ये चीजें या ऐसे बैल बहुत कम दिखाई देते हैं, जो कि पहले ज्यादा ऐसे जानवर पहले ज्यादा दिखाई देते थे। ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन अगर बनता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे उनका पवित्र पशु कौन सा था या इंडस वैली सिविलाइजेशन का पवित्र पशु किसे माना जाता है, तो वो हमारा होगा कुबड़ वाला बैल। क्लियर। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है कि सिंधु घाटी के जो व्यक्ति थे और जब वे अपने घरों का निर्माण करते थे तो घरों के निर्माण में किस पद्धति का उपयोग किया जाता था। क्लियर। एक सेकेंड में इसको रफ कर देता हूं। ठीक है। यानी जो सिंधुवासी थे वो अपना घर बनाने में ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। घर बनाने में
ग्रिड पद्धति का उपयोग ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। क्लियर। अब यहीं से एक पॉइंट और निकलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे वे मुद्रा बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति हैं वो मुद्रा बनाने के लिए सेल खेड़ी का उपयोग करते थे। और इस सेल खेड़ी से कई बार एग्जाम्स में और एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन आया है कि सिंधुवासी मुद्रा बनाने के लिए किस चीज का या किस वस्तु का उपयोग करते हैं। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति हैं वो मुद्रा बनाने के लिए सेल खेड़ी का उपयोग करते हैं। क्लियर। मुद्रा बनाने के लिए सेल खेड़ी का उपयोग क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अब देखो ये हमारे जो की पॉइंट्स या सामान्य जानकारी है वो कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई सा भी पॉइंट अगर छूटता है तो वो हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आप चिंता ना करें। अगर आपको लिखने, जैसे कि मैं अगर कुछ लिख रहा हूं और आपको समझ नहीं आ रहा, जब मैं क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें एकदम क्लियर और बेसिकली तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किस व्यक्ति को प्राप्त हुई या कहां प्राप्त हुई। ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब सबसे पहले साक्ष्य कहां प्राप्त हुए तो 1826 में जेम्स 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त किए गए। यानी एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैनसन जिन्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य 1826 में प्राप्त हुए, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए जिस कारण उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब टाइम बढ़ता गया तो 1853 में, यानी कि जिस समय भारत में ट्रेन चलाई जा रही थी मुंबई से थाने और ट्रेन की पटरियां रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो जब उसकी खुदाई हुई तो वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य काफी मात्रा में या भारी मात्रा में प्राप्त हुए। ठीक है, जिनको इग्नोर ना किया गया। और उसी समय एक आर्कियोलॉजिकल आए जिनका नाम था जेम्स कनिंघम। ठीक है, जिनके द्वारा एक महान या सबसे पुराने और सबसे पहले संग्रहालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। संग्रहालय यानी म्यूजियम, जिनको यानी कि जो जब रेलवे ट्रैक बिछाते समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिल रहे थे उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक लाइब्रेरी का इंतजाम किया इन्होंने जेम्स कनिंघम ने। क्लियर। तो जेम्स कनिंघम ने सबसे पहले भारत में एक संग्रहालय की स्थापना की। क्लियर। और उस संग्रहालय की स्थापना भारत के किस राज्य में या किस जगह में की तो वह कलकत्ता में की। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब 1961 में जेम्स कनिंघम ने सर्वाधिक यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के भारी मात्रा में अवशेष देखे तो उन्हें ऐसा लगा कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है जो कि इतनी भारी मात्रा में अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने 1961 में एक आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की तो वह जेम्स कनिंघम ने की। और कब की तो 1961 में जेम्स कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्लियर। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। क्लियर। 1961 में बाई जेम्स कनिंघम ठीक है, जेम्स कनिंघम के द्वारा की गई। और इन भारतीय पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया जॉन मार्शल को।
क्लियर। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जो अध्यक्षता दी गई वो जॉन मार्शल को दी गई, और जॉन मार्शल के 2 असिस्टेंट थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्लियर। अब देखो जो हमारे जॉन मार्शल थे उनके 2 असिस्टेंट माने गए, जैसे कि एक राखलदास बनर्जी और दूसरे थे हमारे दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर या मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। क्लियर। आई होप कि आप सभी को यह क्लियर हुआ होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई, और हड़प्पा की खोज यानी हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी जो कल से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए स्थल। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।